दोस्तों नमस्कार। आज सीआरपीसी का सेकंड लेक्चर लेके हम आपके साथ आ गए हैं। 105 से कहानी आज की हमें क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। कल हमने 1 से लेके 105 तक हमने खत्म कर लिया था। थोड़ी सी गलती हो गई थी कि हमने 2018 के जो अमेंडमेंट में जो पब्लिश डेट है उसको इन्फोर्समेंट डेट आपको बता दी थी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा कि 2018 की जो पब्लिशमेंट डेट है वो 21 अप्रैल है और 2013 की डेट है वो 3 फेब है ना। तो ये पब्लिकेशन डेट को आप चेंज कर लो, उसमें इन्फोर्समेंट डेट आप लिख लीजिए तो आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट होने वाला है, जो वही चैप्टर है जो कि हम सेक्शन फर्स्ट के साथ पढ़ते हैं, जो नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे भी क्या होता है, आपका एप्लीकेबल होता है। चैप्टर 8 किसके बारे में बात करता है? चैप्टर 8 दो तरीके की बात करता है। एक तो आपका पब्लिक पीस, जो आपका परिशांति भंग होने के बारे में बात करता है, और एक तो आपको गुड बिहेवियर के बारे में क्या करता है भैया, वो बात करता है। मतलब अगर किसी भी परिशांति भंग को कायम रखने के लिए और सदाचार बनाए रखने के लिए किसके बारे में बात करता है, वो तो सीधा सीधा आपसे लेगा क्या, सिक्योरिटी। क्या लेगा भैया, वो तो सीधा सीधा सिक्योरिटी लेगा। ठीक है, इसमें जो सेक्शन है 106, 107, 108, 109, 110 है ना, ये सीधा चलता है। इसमें क्या बोला है सेक्शन का नाम? सेक्शन का नाम पहला वाला ये है कि ये कन्विक्शन के रिगार्डिंग बात करता है, ये अदरवाइज बात करता है अन्य दशाओं में। ठीक है, अन्य दशाओं में प्रतिभूति की, ये सेडिशन के मामले में बात करता है, ये आपका सस्पेक्ट के बारे में बात करता है, ये आपका हैबिचुअल अफेंडर के बारे में बात करता है। इसमें रिवीजन कोर्ट की पावर है, अपीलेट कोर्ट की पावर है, आपके जेएमएफसी की पावर है, आपके सेशन की पावर है। इसमें आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब सिक्योरिटी लेंगे आपसे, है ना। बॉन्ड भरवाएंगे, सिक्योरिटी लेंगे। अच्छा, जब बॉन्ड पे आएगा हो तो बॉन्ड भैया कौन भराएगा? 3 साल का ये, 3 साल का ये, बाजू में सब पे एक एक कर देना। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे। ठीक है, 3 3 साल, ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 1। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यहाँ पे 3 साल याद रखना, और यहाँ पे 1 साल 1 साल। ठीक है, और यहाँ पे विद और विदाउट के बारे में बात करता है कि आपसे श्योरिटी कैसे ली जाएगी, विद और विदाउट। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और लास्ट वाला आपसे पूछा जाता है तो विद श्योरिटी आपको याद रखना है। हैबिचुअल ऑफेंडर में आपको श्योरिटी लेना है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 111 का ऑर्डर, 111 का ऑर्डर पे आ जाते हैं कि 111 में क्या है भैया, आदेश। ठीक है, आदेश दिया जाएगा। ठीक है, आदेश का दिया जाना, आदेश का किस मामले आदेश दे रहे हैं, कैसा कि भैया आपको तो रिटर्न में क्या दिया जाएगा, रिटर्न में कौन देगा, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या देगा आपको, ऑर्डर देगा। किस मामले में देगा, आपके 107 वाले में, 108 वाले में, 109 वाले में, 110 वाले में देगा। क्या आदेश देगा? एक तो 112, 112 क्या बोलता है कि भैया प्रेजेंट हो जाओ। आदेश दिया है तो क्या हो जाना है, प्रेजेंट हो जाना है। तो आपको रीड करके पढ़ के क्या सुना देगा। और 113 क्या बोल रहा है, 113 बोल रहा है कि अगर आप प्रेजेंट नहीं होते, अगर आप प्रेजेंट नहीं होते तो हम आपको क्या करेंगे, समन करेंगे, और हम आपको क्या करेंगे, वारंट करेंगे। ठीक है, ये वाली बात आपको पढ़ाई गई थी। ठीक है, कल मैंने एक सेक्शन बताया था कि 87 के साथ आपको क्या पढ़ना है, 259 पढ़ना है, जिसमें समन के साथ साथ वारंट के बारे में बात करती है, और वो भी यही बात बोलता है 259 भी समन ट्रायल के बारे में, है ना। तो ये आप वहां से आप रिलेट करके यहाँ से पढ़ लोगे। ठीक है, समन भी जाता है और इनका क्या जाता है, वारंट भी जाता है। आ जाइए आप 114 पे। 114 क्या बोल रहा है, 114 बोल रहा है कि भैया समन की जो कॉपी है, जो वारंट की कॉपी है, किसकी कॉपी, समन और वारंट की जो कॉपी है वो तामीली के साथ जाएगी, है ना। जब तामील करने जाओगे ना तो उसको क्या तामील के साथ भेजी जाएगी, है ना। इसके बारे में बोल रहा है कि आपकी कॉपी समन और वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। मतलब इसके बाद इस कॉपी के साथ क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा। मतलब 111 प्लस 114 ये दोनों बनते हैं आपके साथ में। ठीक है, इसके बाद आपका 115, 115 बोल रहा है भैया हमें व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति के बारे में बात कर रहा है कि हम आपको क्या देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है भैया, डिस्पेंस के बारे में बात कर रहा है, पर्सनल अटेंडेंस से। ठीक है, ये सेक्शन और कहाँ कहाँ देखने मिल सकते हैं जहाँ पर्सनल अटेंडेंस से आपको छूट है। पहला तो 317 है, 299 है, 273 है, 253 है, 249 है, और 205 है ना। यहाँ यहाँ पूरी सीआरपीसी में आपको पर्सनल अटेंडेंट से क्या हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, और कोई है क्या इसके अलावा? इसके अलावा आपका 273 हो गया, 299 हो गया,
और 205 भी हो गया, ठीक है, 317 हो गया, ठीक है, क्लियर है। आगे, ठीक है। अब 216 जो आपका 116 जो है, 116 क्या बोल रहा है, इंक्वायरी के बारे में बात करता है। 116 इंक्वायरी के बारे में बात करेगा कि भैया इंक्वायरी होगी सच्चाई की, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सच है या झूठ है ना। इंफॉर्मेशन कैसी है आपकी, सच है या झूठ है, उसकी इंक्वायरी। देखो इससे पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर है इसमें, है ना, तो आप लोग बीआरएक्स से पढ़ना। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं मैं बता रहा हूँ। एक दो जो आपका 116 है वो इंट्रालोकेटरी ऑर्डर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब इंट्रालोकेटरी आदेश नहीं दिया जाएगा, और रिवीजन इसमें हो सकती है, इसकी ऑर्डर की क्या हो सकती है, लेकिन रिवीजन हो सकती है। तो ये वाली बात आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें पूछने वाला क्वेश्चन ये है कि इसकी जो प्रोसीडिंग चलती है वो कैसी चलती है। पूछा जाता है कि 116 में आप जो प्रोसीड करोगे, जो प्रक्रिया अपनाओगे, वो प्रोसीडिंग कैसी चलेगी, वो चलेगी एज अ समन केस। कैसी चलेगी, समन केस जैसी चलेगी, समन मामले जैसी चलेगी, ठीक है। ये वाली चीज आपको पहली याद रखने वाली है। अगर अच्छा मैंने समन बोल दिया तो कार्रवाई कितने महीने में पूरी होनी चाहिए, 6 मंथ। कितने महीने में कार्रवाई पूरी होनी चाहिए आपकी, 6 मंथ में पूरी होनी चाहिए। ये वाली चीजें यहाँ पे हैं। अच्छा, 116 का 3 देख लीजिए जरा। 116 के 3 में सीधा सीधा बोल रहा है कि इंटरिम सिक्योरिटी ले सकते हैं। हाँ, तो इंटरिम सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं, बीच में आपसे ले सकते हैं। तो इंटरिम सिक्योरिटी का प्रोविजन इसमें दिया गया है आपके 16 के 3 में। देखो मेन चीजें अपन को निकालना है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जांच आवेदन को सेशन क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। जो जांच आप कर रहे हो, ठीक है, इसको क्या कर सकता है आपका सेशन, क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। मतलब जो जांच के लिए आपने आवेदन लगाया है, इसके लिए क्या कर सकता है, सेशन आपका कोर्ट वो है, सेशन जज जो है वो क्या कर सकता है, आपका रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ये वाली बात बस यहाँ से लिखनी है। और आपका इसमें क्या होता है, रिवीजन होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है, ठीक है। ये वाली बात इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, इतनी चीज आपको 116 में देखनी है, मेन, ठीक है। इसके बाद आपका 117 में ऑर्डर देते हैं कि भैया आप क्या दे दो, 117 में आपका ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर आया, ऑर्डर किसका आया कि भैया 117 में आप क्या दे दो, हम मुझे सिक्योरिटी दो। क्या दो आप, सिक्योरिटी दो भैया, प्रतिभूति देने का आदेश है, ठीक है। ऑर्डर टू बी गिव सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। बस यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि भैया बॉन्ड की रकम से अधिक नहीं होगी, ये क्या नहीं होगी आपकी, बॉन्ड से एक्सीड नहीं करेगा। क्या माइनर सिक्योरिटी दे सकता है, माइनर बॉन्ड भर सकता है, तो इस पे नहीं लिख देना, ठीक है। माइनर बॉन्ड नहीं भरेगा। 117 का 3 है ये, ठीक है। इसके बाद आपका 118 बोलता है, 118 सबसे फेवरेट सेक्शन होना चाहिए। 118 में सीधा बोलता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म अगेंस्ट, मतलब उस व्यक्ति को उन्मोचन जिसके बारे में इत्तला दी गई है। मतलब इसमें डिस्चार्ज के बारे में बात करता है, डिस्चार्ज के बारे में कि उस व्यक्ति को डिस्चार्ज दे देंगे जिसके बारे में क्या दी गई है, इत्तला दी गई है, ठीक है, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखना। 119 क्या बोल रहा है, 119 ये बोल रहा है कमिटमेंट ऑफ पीरियड विद द श्योरिटी ऑफ द रिक्वायर, मतलब आपका पीरियड कब से टाइम कायम होगा, ठीक है। डिस्चार्ज कर दिया इस व्यक्ति को, तो जिस व्यक्ति को डिस्चार्ज किया है आपने, उसका जो टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो 119 आपको बता देगा कि भैया आपकी श्योरिटी अब कब देना है, क्योंकि डिस्चार्ज करने के बाद ही श्योरिटी उसको देनी पड़ेगी। रिलीज कर दिया तो अब श्योरिटी का टाइम पीरियड काउंट होता है। तो ये कमेंसमेंट पीरियड के बारे में बता रहा है। मतलब कमेंसमेंट पीरियड के बारे में, मतलब इस व्यक्ति को क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था, और अरेस्ट के बाद इसको क्या किया है, डिस्चार्ज किया है। तो जिस दिन ये जेल से बाहर आएगा, जिस दिन ये जेल से क्या आएगा आपका, बाहर आएगा, और उसको उस दिन से उसका पीरियड क्या होने लगेगा, काउंट होने लगेगा, कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। इसमें ये बात आपको ध्यान देनी वाली है ना, मतलब ठीक है। चलिए इसमें आगे 120 121 इनको साथ में पढ़ लेना। तो इसका 120 में आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शायद मतलब कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड है ना, पूछा जाएगा आप लोगों से कि कंटेंट ऑफ बॉन्ड क्या है। तो कंटेंट ऑफ बॉन्ड्स के बारे में है ना पूछ सकता है 120। आप ध्यान दीजिएगा, कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड आपसे पूछा जाएगा कि अपराध करने या अपराध करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण वाले अपराध, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, कारावास से दंडनीय, बंद पत्र का भंग करते हैं, तो ये क्या कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड में आ जाएंगे सब चीजें, है ना। पीस और गुड बिहेवियर रखने के लिए, पीस और गुड बिहेवियर रखने के लिए जो जो आप लेते हो, चाहे वो अवेटमेंट करा है उसने, चाहे वो उसने अटेम्प्ट किया है, चाहे उसने कोई अफेंस किया है, ठीक है, उसका में उसके संबंध में आपने कोई बॉन्ड लिया था और उसका क्या कर रहा है, ब्रीच करता है। तो ये वाली चीज आपको 20 में देखने मिल जाएगी, ठीक है। 121
122 और आपका 123 और आपका 124, ये इस एक साथ ही देखना। सब में कहीं ना कहीं रिजेक्ट, डिफॉल्ट, इन सब के बारे में बात कर रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा कि भैया हमने सिक्योरिटी दे दी है, ठीक है। इसमें सब में एक ही चीज बोल रहा है। जैसे 121 आप पढ़ोगे तो इसमें क्या बोल रहा है भैया, रिजेक्ट के बारे में बोल रहा है कि आपकी सिक्योरिटी आपने दी, मैंने क्या कर दी, अस्वीकृत कर दी। उसके बाद 122 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिफॉल्ट के बारे में, ठीक है। आपको प्रतिभूति मांगा था हमने और आपने क्या किया, डिफॉल्ट किया। तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर हमने आपसे क्या मांगा, प्रतिभूति, और आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट, तो हम 3 वर्ष से अधिक की आपको क्या नहीं दे सकते हैं, सजा नहीं दे सकते। ये आपका पूरा पूरा आपके पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि 106 हम पढ़ के आए हैं अभी, है ना। तो 106, 107 और 108 वाले मामले में कैसा कारावास होगा आपका, सिंपल होगा। कैसा कारावास होगा, सिंपल होगा, लेकिन 3 साल से अधिक का नहीं होगा। लेकिन 109 और 110 वाले मामले में अगर आप सिक्योरिटी मांगी है और अगर आप नहीं दे रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका राइगरस भी होगा और आपका सिंपल भी होगा। बस ये 2 क्वेश्चन आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ये वाली भी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद 133, 123, 23 क्या बोल रहा है आपका, 123 बोल रहा है प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति। मतलब अब ये क्या हो गया है, असफल हो गया है, फेल हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, वह बंदा फेल हो गया है, ये फेल हो गया है, प्रतिभूति नहीं दे रहा। तो इस संबंध में क्या होगा, इस संबंध में डीएम याद रखना, डीएम 117 के मामले में और अन्य में सीजीएम याद रखना। मतलब डीएम क्या करेगा, 117 के मामले में प्रतिभूति मांगता है और असफल रहता है तो रिलीज, है ना। और सीजीएम क्या करता है, अन्य मामले में अदरवाइज, ठीक है। इसमें तो ये दोनों अथॉरिटी आप 123 में याद रखना, है ना, कि वो फेल होता है। तो 123 में, 121 में क्या है, रिजेक्ट है, 122 में डिफॉल्ट है, 123 में आपका फेल है, और 124 आपसे बहुत कम पूछा जाता है कि बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति, जिसको न्यू सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है, कि भैया आपका बच गया है तो एक काम करो, न्यू सिक्योरिटी लाइए जरा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा आपका 124 तक कंप्लीट हो गया है। चलिए चैप्टर 9, चैप्टर 9 से, चैप्टर 9 अच्छा है, सिंपल है ना। चैप्टर 9 सीधा सीधा मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। देखो उसमें जो मेंटेनेंस चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 मेंटेनेंस, किन चीजों का मेंटेनेंस बोला गया है। एक तो चैप्टर 9 में आपका, है ना, एक तो आपकी पत्नी, वाइफ, बच्चे हैं क्या, बच्चे, माता पिता, ये 3 चीजों के बारे में सिर्फ मेंटेनेंस के भरण पोषण के लिए आदेश के बारे में बात करता है, ठीक है। 125 से लेके पूरी कहानी 128 तक चलती है। 125 से लेके आपकी पूरी, जल्दी जल्दी देखेंगे, 126, आपका 127 और आपका 128, है ना। मुख्य भूमिका निभाने वाला आपका सेक्शन है आपका 125 क्या बात कर रहा है कि पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश कौन देता है। तो वो आदेश, पहले में आपको अथॉरिटी लिखना है, ठीक है। अथॉरिटी किसके पास है, मतलब आदेश देता है कौन, आपका JMFC देता है, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट देता है, ठीक है। दूसरे में आपको याद रखना है कि इसमें जो आपका ए पॉइंट बोल रहा है कि पत्नी के भरण पोषण करने में असमर्थ है। बी पॉइंट आपका बोलता है कि भैया माता पिता के मतलब धर्मज और अधर्मज संतान के भरण पोषण करने में असमर्थ है। वैवाहिक जो आपकी अविवाहित वयस्क पुत्री है उसका भरण पोषण करने में आप असमर्थ हो, ठीक है। और तीसरा वाला जो आपका जो बोलेगा आपका माता पिता का भरण पोषण करने में क्या हो, आप असमर्थ हो। पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको मेंटेनेंस देने का JMFC क्या देते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं। ये वाली बात आपका लिखा है इसमें, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार, सिर्फ इसमें ये वाली चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन पढ़ी जाती है, वो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन पढ़ी जाती है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट की सेक्शन पढ़ी जाती है, ठीक है। ये वाली सेक्शन आपको जैसे कि 18 हो गया, है ना, 19 हो गया, 20 हो गया, और उसके सेक्शन जो एडॉप्शन वाले की 25 और 24, है ना। तो इसको भी रिलेट करके पढ़ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका 126 है, 126 में प्रोसीजर बताइए। 126 में क्या बताई है, आपकी प्रोसीजर बताइए, कैसी प्रोसीजर चलेगी। 126 में प्रोसीजर ये बोल रहा है, ये भी कैसी चलेगी, आपकी समन केसेस जैसी चलेगी। कैसी चलेगी, आपकी समन केसेस जैसी चलेगी, जैसे कि अभी 116 में पढ़ के आए हो ना प्रोसीजर, वैसी चलेगी। ये कितने महीने में निपटाना है आपको, ये 3 माह, आदेश के 3 माह के बाद आपको क्या करना है, निपटाना है ना। 3 माह के आदेश में एक्स पार्टी हो जाती है तो तारीख से अपास्त कर सकते हैं, ठीक है, अपास्त कर सकते हैं।
ठीक है, आदेश की तारीख से 3 माह के भीतर भीतर आपको क्या लगाना है, इसमें अपास्त करना है। ठीक है, ये वाली बात इसमें लोगी है। इसके बाद 127 क्या बोल रहा है आपका, 127 में अल्टरेशन ऑफ एन अलाउंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है, अल्टरेशन ऑफ अलाउंस के बारे में बात कर रहा है कि भैया भत्ता वत्ता में चेंज करेंगे। एक महीना में 4,000 दे रहे हैं ना, तो उसके बाद आपसे 5,000 भी ले सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखना है। और इसमें 128 आपको याद रखना है। 128 सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया अगर हमने आपको भरण पोषण देने का आदेश दिया है तो उसके इन्फोर्समेंट के बारे में क्या करता है, आपसे बात करता है। ठीक है, आप लोग इनको पूरा पूरा पढ़ लेना। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन के नाम अकेले पूछे जाते हैं और इसमें आदेश की जो कॉपी होती है वो आपको कैसी दी जाएगी भैया, फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 125 में जब आपको ऑर्डर दिया जाता है तो वो जेएमएफसी देता है। बच्चे के माता पिता के भरण पोषण के लिए दिया जाता है। पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं गरीब ना हो, कमाने वाला ना हो और उससे मेंटेनेंस मांग रहा है, उसकी बीवी कमा रही है तो एप्लीकेबल नहीं होने वाला ये। वहां पे बीवी आपको देगी मेंटेनेंस। ठीक है, और बीवी यहाँ पे लिखा नहीं है कि बीवी आपको मेंटेनेंस देगी, वो आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा मेंटेनेंस एक्ट से, उसमें लिखा है ये वाला प्रोविजन। ठीक है, इसके बाद 126 में बोल रहा है कि भैया आपसे प्रोसीजर होगी, समन मामले जैसी चलेगी, लेकिन आपका ऑर्डर आ गया तो तीन महीने के भीतर भीतर आप क्या कर सकते हो, आदेश की तारीख से उसको अपास्त करा सकते हो। 127 में आपका अल्टरेशन आप भत्ते में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और 128 के आपके उसमें इन्फोर्समेंट डेट के बारे में बात करके कि जब आदेश दिया है तो उसकी तारीख से जब जारी किया गया है वहां से इन्फोर्स हो जाएगा उस व्यक्ति पे और आदेश के प्रति उसको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये हमारा था चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 के बाद आ जाइए चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या बोल रहा है, चैप्टर 10 हमारा ये बोल रहा है कि लोक व्यवस्था और परिशांति बनाए रखने के बारे में बात करता है। ठीक है, चैप्टर 10। अच्छा, ये वाला चैप्टर भी आपको सेक्शन 1 से पढ़ने मिला कि नहीं मिला, मिला। ठीक है, तो ये दोनों भी लोक शांति और परिशांति भंग के बनाए रखने के लिए और उसमें बनाए रखने के लिए प्रतिभूति ले रहे थे, अब इसमें बनाए रखने के प्रोविजन दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि भैया कहीं पे भी रात को 2 बजे रात को आपको फटाके नहीं फोड़ना है। इसके बारे में ये पूरा चीज बनेगा। मतलब आपका सबसे पहले जो ए पॉइंट बन रहा है वो अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में बात कर रहा है, अनलॉफुल असेंबली के बारे में आपका बात कर रहा है। और अनलॉफुल असेंबली आपको अच्छे से पता है कि आपके आईपीसी में आपने पढ़ के आए हैं कि भैया अगर व्यक्ति वो जमा हो जाता है और वो क्या होता है, उसको हटाने के लिए मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति को जमा हो जाएगा तो वो क्या है, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगा। ठीक है, कोरोना में बहुत ज्यादा देखने मिला है। ठीक है, वो वाली चीज आपको। ठीक है, उसके बाद अब देखना, इसको सीधा सीधा ऐसे याद करना, इसके सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है और अथॉरिटी है ना। 129, 130, 131, 132 और 133 सिर्फ सेक्शन याद करने लायक है, बाकी कोई इसमें जानने वाली बात है नहीं है। ठीक है, पहले वाले में क्या बोल रहा है, पहले वाले में ये बोल रहा है कि आपका डिस्पोजल असेंबली ऑफ द सिविल फोर्स। पहला वाला अगर आपको याद रखना है कि भैया सिविल फोर्स तितर बितर होने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, क्या दिया है, सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाओं को तितर बितर किया गया है, सिविल बल का प्रयोग किया गया है इसमें। और आपकी अनलॉफुल असेंबली को क्या किया गया है, तितर बितर किया गया है। तो 129 को कैसे याद करा, सिविल फोर्स के नाम से याद रखा कि इसमें सिविल फोर्स आती है जमाओं को हटाने के लिए। ठीक है, कौन लाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। अथॉरिटी कौन है इसमें, अथॉरिटी आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और आपका पुलिस ऑफिसर है। ये दोनों अथॉरिटी आप याद रखना है 129 में। अब 130 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आर्म फोर्स आएगी। ये कौन सी फोर्स आएगी भैया, आर्म फोर्स आएगी। मतलब जमाओं को हटाने के लिए कौन सी फोर्स आ रही है यहाँ पे, आर्म फोर्स आ रही है। और ये इसमें अथॉरिटी कौन है भैया, इसमें अथॉरिटी आपको ध्यान देना योग्य है। अथॉरिटी इसमें कौन है, आपका डीएम और एसडीएम और उसी पंक्ति का उच्च पंक्ति का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब आपका डीएम भी है, एसडीएम भी है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, वो भी उच्च पंक्ति का होना चाहिए भैया। ये वाली आर्म फोर्स आती है हटाने के लिए। ठीक है, ये करते हैं ऑर्डर के हिसाब से कि इनको ऑर्डर मिला है आर्म फोर्स को तब आई है। और यहाँ पे इटसेल्फ आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, इटसेल्फ मतलब खुद से आ जाएगी 131 में। देखने वाली बात यह है कि भैया पावर टू सर्टेन मतलब तितर बितर होने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति के बारे में बात करता है। मतलब आयुक्त के बारे में, मतलब लेफ्टिनेंट से ऊपर का जो व्यक्ति है। और लेफ्टिनेंट इसमें कौन आएगा, आपका लेफ्टिनेंट से ऊपर का व्यक्ति आएगा मतलब कमिश्नर।
ठीक है, इटसेल्फ आता है, ठीक है, कमिश्नर आएगा या राजपत्र अधिकारी में जो लेफ्टिनेंट से ऊपर है और मजिस्ट्रेट के संपर्क में ना हो, ठीक है, मजिस्ट्रेट से संपर्क में ना हो, ये वाली चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है, इटसेल्फ आएगी, ठीक है। 132 में प्रोटेक्शन बोल रहा है पूर्ववर्ती धाराओं के प्रयोजन के लिए, अभियोजन के लिए, ठीक है। इसमें 132 में आप प्रोटेक्शन याद रखना कि पूर्ववर्ती धाराओं का प्रोटेक्शन कहाँ मिला है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपका 133 में बी पार्ट आ गया आपका, ठीक है, 133 बी पार्ट, ये बोल रहा है भैया आपका पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है। इसके बारे में बात कर रहा है भैया, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। पब्लिक न्यूसेंस आपका बी पार्ट है, तो इसको भी आप ऐसे ही देख लेना, कहाँ से कहाँ तक 133, आपका 133 दिया है, आपका 133 के बाद 134, ठीक है, 134, आपका 135, आपका 136, आपका 137 और आपका सबसे इम्पोर्टेंट 138 का ही लिया जाता है पूरा प्रोसीडिंग, ठीक है। ये यहाँ से अपन खत्म इसको करने वाले। क्या बोला है कि भैया कंडीशनल ऑर्डर के नाम से जाने जाने वाला सेक्शन है, और ये सीधा प्री में आ जाता है कि कंडीशनल ऑर्डर कौन है, ठीक है। कंडीशनल ऑर्डर तो आपका 133 ही जाना जाता है, पूरे उसके आप ग्राउंड पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कंडीशनल ऑर्डर देता कौन है, तो ये ऑर्डर में अथॉरिटी जरूर याद रख लेना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम और एसडीएम, ये आपका बनता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। और यही वाली चीज कहाँ पढ़ी है अभी अपन ने, वो तो 132 में जब हमें ऑर्डर मिलता है आर्म फोर्स को तितर बितर करने का, तो ये वाली चीज वहां से देखना। 134 क्या बोल रहा है, सर्विस टू नोटिफिकेशन टू ऑर्डर, कैसे होगा आदेश की तामीली भैया, आदेश की तामीली सीधी सीधी आपको लिखना है सर्विस के बारे में। यहाँ कंडीशनल ऑर्डर है, यहाँ पे आपको सर्विस करना है, ठीक है। ऑर्डर मिला तो सर्विस करोगे उसका, उसका कैसे करोगे, समन जैसे, कैसे करोगे, समन केसेस जैसे, बस इतना इसमें याद रखना है। आपको 135 पे आ जाइए। 135 बोल रहा है कि पर्सन टू होम एक्यूज्ड ओबे टू शो कॉज, मतलब जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित किया गया है उसको पालन करना पड़ेगा और कारण दर्शित करने पड़ेंगे। अगर पालन नहीं कर पाता है तो मतलब इसमें लेना है आपको कंप्लाइंस लेना है आपको, मतलब सीधी सीधी बात आपको क्या करना है, अनुपालन करना है। किसका, इसमें कंडीशन ऑर्डर दिया, आपको सर्विस करना है समन केसेस जैसी, इसमें अनुपालन करना था। अगर अनुपालन नहीं करते तो आप क्या करोगे, रीजन रिकॉर्ड करोगे, कारण दर्शित करना पड़ेगा, ठीक है, रीजन रिकॉर्ड, ठीक है। 136 क्या बोल रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू डू, मतलब अगर आपने क्या किया, इसका जो आपका ऑर्डर आया था और उसमें क्या रहे, आप असफल रहे, और असफल रहने के बाद जो भी परिणाम निकले हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको 188 के तहत, आईपीसी की 188 के तहत क्या होगी, सजा होगी। आईपीसी के 188 के तहत आपको क्या होगी, सजा होगी। ये सेक्शन आपको कोरोना काल में बहुत लगने देखने मिला होगा, ठीक है। और ये ऑर्डर कैसा होता है आपका, ये ऑर्डर अगर पूछा जाए कंडीशनल ऑर्डर पूरा क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है भैया, ये एब्सोल्यूट ऑर्डर होता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान देने योग्य है, ठीक है। 137 क्या बोल रहा है आपका, 137 बोल रहा है कि प्रोसीजर वेयर एक्सटेंड ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड के बारे में बात कर रहा है कि जहां लोक सेवक, लोक अधिकारी के अस्तित्व से इनकार किया जाता है, वहां प्रक्रिया, सिर्फ अकेला इसका सेक्शन अकेला याद रखना, नॉट इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है तो वहां प्रक्रिया क्या होगी, वहां प्रक्रिया सीधी सीधी, अगर आप किसके इनकार करते हो, रिजेक्शन करते हो किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से, पब्लिक इंटरेस्ट के अस्तित्व में अगर कोई आपका ऑर्डर दिया है और उसको पालन करने में आप इनकार करते हो, तो उसकी प्रक्रिया सीधी सीधी आपको प्रोसीजर कहाँ मिलेगी, और यही प्रोसीजर आप शुरू में अपना रहे हो। 138 में आपको प्रोसीजर मिलने वाली है। क्या करेंगे भैया, हम तो जांच करेंगे, कारण दर्शित करने के लिए अगर हाजिर है तो वहां हम जांच करेंगे, और मजिस्ट्रेट एविडेंस लेगा समन मामले जैसे। प्रोसीजर कैसी चलेगी, एज अ समन केस जैसी चलेगी। कैसी चलेगी, एज अ समन केस जैसी चलेगी, ठीक है। कैसी चलेगी, समन केस में जैसी चलती है प्रोसीजर, वैसी आपकी प्रोसीजर चलेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे भी याद रखनी है, और जांच करेगा और मजिस्ट्रेट एविडेंस भी इसी में आपसे ले सकेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका 139 ये बोलता है, आपका 139 लोकल इंक्वायरी है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन है, लोकल इन्वेस्टिगेशन है। आपके ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपका 139, एक तो आपका 310, एक तो आपका 148, है ना। 139 आपका लोकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है।
310 है, वो 310 है आपका किसके बारे में बात करता है, लोकल इंस्पेक्शन के बारे में बात करता है, लोकल इंस्पेक्शन के बारे में, ठीक है। और जो ये आपका ये है, ये लोकल इंक्वायरी के बारे में बात करता है, और ये आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं, है ना। लोकल इन्वेस्टिगेशन 139, लोकल इंस्पेक्शन 310 और लोकल इंक्वायरी आपकी 148, है ना। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें बोला गया है कि 139 क्या है। 139 में आपका मैंने बता दिया है कि लोकल आपका इन्वेस्टिगेशन है। लोकल इन्वेस्टिगेशन अकेला ये याद रखना है आपको, 139 लोकल इन्वेस्टिगेशन है। आ जाइए 140 में बोल रहा पावर टू मजिस्ट्रेट टू फर्निशिंग रिटन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है कि आपको लिखित अनुदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट को, ये इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा। जब भी आप इंक्वायरी करने जाओगे तो आपको मजिस्ट्रेट के लिखित इंस्ट्रक्शन करने, आपको इन्वेस्टिगेशन करने जाओगे तो मजिस्ट्रेट के लिखित इंस्ट्रक्शन आपके साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 141 में सीधा सीधा प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस के बारे में बात कर रहा है। इसमें आप अकेला आदेश का अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और अवज्ञा का परिणाम, मतलब सीधी सीधी बात, जब आपका आदेश क्या कर दिया गया, अंतिम कर दिया है, या अब आपका आदेश क्या है, आपको मानना ही पड़ेगा। उस टाइम पे आप अवज्ञा करते हो, कंटेम्प्ट करते हो, तब आपको क्या है, और कंटेम्प्ट आपको कहाँ दिया है, आपको कंटेम्प्ट दिया है 473 में कि नहीं, आपका कंटेम्प्ट कहाँ दिया है 345 से। आप जब पढ़ोगे 348 के, वहां पे कंटेम्प्ट के बारे में भी दिया गया है कुछ प्रोविजन ये पे, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है और ऑर्डर का आप क्या करते हो, उसकी अवज्ञा करते हो, तो उसका परिणाम क्या है। जैसे 141 के 2 में, 141 के 2 में गुड फेथ के लिए विरुद्धवाद नहीं होगा। अगर आपने कंटेम्प्ट किया है गुड फेथ में, जैसे 141 का 2 अभी पढ़ेंगे, अगर आपने गुड फेथ में क्या किया है, गुड फेथ में अगर कोई काम किया है या अवज्ञा कर दी है, तो उसमें आपको क्या नहीं होगी, लाइबल तो नहीं होगी क्योंकि गुड फेथ में किया है। लेकिन अगर आप अवज्ञा करते हो, किसके, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, और आपको कौन देता है इसमें ऑर्डर, डीएम देता है, ये फाइनल ऑर्डर देते हैं, ठीक है, अंतिम ऑर्डर देते हैं। तो आप 141 को आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि भैया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएम आपको देते हैं फाइनल ऑर्डर, और उस टाइम पे आप अवज्ञा करते हो तो आपको परिणाम मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अवज्ञा गुड फेथ में करते हो तो आपको कोई प्रभाव, आपके खिलाफ सूट नहीं लाया जाएगा, और अवज्ञा करते हो तो फिर सूट लाया जाएगा। ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। 142 आपसे सिर्फ सेक्शन पूछा जाता है, उसमें बोला जाता है कि भैया आपको जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, मतलब पूरी सीआरपीसी में आपका इंजेक्शन का प्रोविजन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहीं पे आपको देखने मिल सकता है कि 142 में इंजेक्शन के बारे में बात बोली गई है, ठीक है। इसके बाद आपका है 143 में बोल रहा है कि भैया न्यूसेंस की पुनरावृत्ति और चालू रखने का प्रतिषेध करता है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आपके न्यूसेंस की पुनरावृत्ति को पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का क्या करता है, प्रतिषेध करता है, रोक रहा है भैया आपको, क्या कर रहा है भैया, वो रोक रहा है। 143 में कौन कौन रोकते हैं आपको, डीएम रोकते हैं आपके, एसडीएम रोकते हैं आपके, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रोकते हैं। 143 का उल्टा कर देना 133, है ना। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये रोकने के बारे में बात करता है, याद हुआ कि नहीं हुआ। 133 में क्या था आपका, कंडीशनल ऑर्डर था। 134 में क्या था, 134 में आपका क्या था, ये बोल रहा था कि भैया आदेश की तामीली और सूचना के बारे में बात कर रहा था। 135 में क्या था आपका, व्यक्ति को आदेश दिया गया था और उसका पालन करने का, और नहीं करता है तो कॉज नोटिस करने का उसको आर्डर दिया गया था। 136 में क्या था, 136 में अगर आप क्या करते हो, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर का फेल, मतलब आपको ऐसे याद रखना है। 135 में आया ऑर्डर, आपको करना है पालन, आप नहीं करते हो पालन, ठीक है। उसके बाद 136 में आपको क्या करना है, पालन ही करना पड़ेगा, और पालन नहीं करते हो तो आपको 188 आईपीसी के तहत आपको पनिश किया जाएगा। 137 आपका ये बोल रहा है कि भैया इसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में बात किया जाता है, अकेला सेक्शन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 138 में जांच है, लोकल इन्वेस्टिगेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 138 में आपकी क्या है, जांच के लिए कारण दर्शित करने पर प्रक्रिया के बारे में वाला करेगा। 139 में आपकी लोकल इन्वेस्टिगेशन है। 140 में आपका क्या है, 140 में विशेष समन के मामले में आपको देखा जाएगा कि भैया आपका क्या है, लिखित में अनुदेश करेगा कौन, मजिस्ट्रेट करेगा। उसके बाद आपका 141 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, और आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएम आपको ऑर्डर करेंगे, और आप क्या करते हो उसका
141 में आपको अंतिम फाइनल ऑर्डर करेंगे और का पालन करना है, अवज्ञा करते हो उसके परिणाम पे आप पे सूट लाएगा, लेकिन गुड फेथ में करते हो तो सूट नहीं लाएगा। 140 में 2 में आपका इंजेक्शन है, जांच लंबे रहने के पश्चात आपको व्यादेश क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। 143 में बोल रहा है कि आप पब्लिक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति और चालू रखने के लिए मजिस्ट्रेट आपको रोकने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए आर्डर जारी करता है कौन, डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एसडीएम। ये वाली बात आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद 144 और 144A, ये तो आपका कर्फ्यू से आपको रिलेट करना है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही चीज याद रख लो, इसमें 144 में ऑर्डर कौन देता है जो कि पूछा जाता है, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या देते हैं, इसमें 144 में ऑर्डर देते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर कितने माह तक वैलिड रहता है, ये 2 माह तक वैलिड रहता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और राज्य सरकार कितना बढ़ा सकता है इसको, 6 माह कर सकता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मतलब 2 माह तक रहता है और 6 माह तक आपको बढ़ा सकता है। ये वाली चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, 144A क्या बोल रहा है, 144 में जो आपका ऑर्डर देने वाला है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा है, ठीक है। वो कितने माह तक वैलिड रहता है, 3 माह तक रहता है, ठीक है। जुलूस, आरएसएस वगैरह दल बनाना, ये सब चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। अच्छा, रिवीजन होता है क्या 144 के आदेश का, तो रिवीजन होता है, ये वाली आपको याद रखनी है। मतलब आपको क्या पढ़ाया, 144 में आदेश देने वाले हैं आपके डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। 144A में आपका ऑर्डर देने वाला कौन है, डीएम है। इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है, 2 माह। इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है, 3 माह। राज्य सरकार इसको बढ़ा सकती है 6 माह, ठीक है। ये वाली चीज आपको सिर्फ ध्यान देनी है, इतना ही पूछा जाता है, इसमें से और कुछ नहीं आता है। हाँ, इसके ऑर्डर का क्या होता है, आपका रिवीजन होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, बस इसके अलावा नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका डी। डी पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, डी पॉइंट सीधी सीधी बात बोलता है, क्या बोल रहा है डी पॉइंट में कि भैया स्थावर संपत्ति के बारे में, विवाद के बारे में क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई डिस्प्यूट है तो आपका ये डी सेक्टर में चला जाएगा, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई डिस्प्यूट है, क्या है आपका डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला जा रहा है। एक तो आपका चला जाएगा कहाँ पे, 145, 147, 145 और 147 एक ही चीज है क्या, देख लीजिए जरा। 145 में बोल रहा है भूमि और जल के संबंध में विवाद है और परिशांति भंग होना क्या है, वहां पे लग रहा है, संभाव्य है, पॉसिबिलिटी है। और 147 देखो उसमें लिखा है कि भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संबंध में विवाद है। मतलब यहाँ पे विवाद है किसका, यूज का, और यहाँ पे विवाद किसका है, पीस का, है ना। इस तरीके से आप याद रखना। और पीस के लैंड या वाटर का है, यहाँ पे भी लैंड या आपके वाटर का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी लैंड वगैरह बताई गई है, तो आपको ये वाली चीज आपसे पूछी जा सकती है। आपका भवन है, बाजार है, मेन क्षेत्र है, फसलें हैं, अन्य उपज है, भाटक है, लाभ है, भूमि है ना। और ये इसमें एक चीज बोला गया है, ये क्या है, पोजीशन के संबंध में 2 माह के पहले सूचना देनी पड़ेगी बेदखल की। कितने, 2 माह के पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। ये वाली चीज इसमें थोड़ी सी याद रखने वाली है। तो पोजीशन के पहले आपको 2 माह के पहले बेदखल करने की सूचना देनी, अगर पोजीशन में है तो अगर उसको क्या करना है, एविक्शन करना है, तो आपको 2 माह के पहले सूचना देनी पड़ेगी, 2 माह की, ठीक है। उसके बाद अगर यूज वाला मैटर है तो यूज वाले के संबंध में आप बस अकेला यूज याद रखना, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब बचा क्या आपका 146 और आपका 148 बचा। 148 तो पढ़ा ही चुका हूं मैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है, लोकल इंक्वायरी के बारे में बात करता है। लोकल इंक्वायरी करवाएगा कौन, डीएम और एसडीएम कराएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अब नहीं है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है। लेकिन आपको इतनी चीज याद रखनी है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका 146 में शायद आपका क्या होना चाहिए, विषय वस्तु है कुर्क और रिसीवर अपॉइंट करने की। मतलब आपका जो आपने रिसीवर अपॉइंट करने की क्या है, आपको प्रक्रिया पूरी बताई गई है, ठीक है। विवाद के विषय वस्तु में कुर्क करने की और रिसीवर की नियुक्त करने की पावर के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, क्लियर है। तो बस इतना याद रखना है आपको इसमें, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछने वाला, ठीक है। और बाकी आप डायरेक्ट पढ़ना तो आप लोगों को क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी ऐसे करते हैं, ठीक है। अब है आपका सबसे अच्छा टॉपिक स्टार्ट है आपका 11 और 12, है ना। 11 और 12, तो 11 तो आपको फटाफट याद रखना है क्योंकि ये भी आपका सेक्शन 1 से हमने पढ़ा है। प्रिवेंशन के बारे में बात करता है, प्रिवेंटिव टू एक्शन द पुलिस, मतलब प्रिवेंटिव टू एक्शन द पुलिस, प्रिवेंटिव टू आपका
एक्शन दी पुलिस के बारे में क्या करता है, बात करता है। क्या बात कर रहा है, वो बात सिर्फ इतनी कर रहा है कि एक तो आपका 149, 150, 151, 152 और आपका 153, ये यहाँ से यहाँ तक अपन को देखना है। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ सेक्शन के नाम अकेले इंपॉर्टेंट है। पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, और यही वाली चीज आपको कहीं लिखी मिली थी 41 का, जब आप पढ़ने गए थे 41 का, जो आप बीबी का जब आपने प्रोवाइजो पढ़ा था, उसमें 5 पॉइंटों में जो ए पॉइंट है वो बोलता है कि पुलिस क्या करेगा, संज्ञेय मामलों में अपराध का क्या करेगा, निवारण करने के लिए क्या करेगा, आपको अरेस्ट कर सकता है। मतलब प्रत्येक पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों का निवारण करना उसकी क्या है, निवारक कार्य है, उसकी ड्यूटी बताई गई है। मतलब किसकी बताई गई है, प्रत्येक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बताई गई है इसमें कि वो प्रिवेंट करेगा किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है, कोई भी ऑफेंस नहीं लिखा है, ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा है। ये वाली बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। 150 क्या है, 150 इंफॉर्मेशन टू डिजाइन ऑफ द कमिट ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है कि संज्ञेय अपराधों के लिए किए जाने की परिकल्पना की इत्तला के बारे में बात कर रहा है कि भैया आपका जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। किसको की जाएगी इन्फॉर्मेशन, भैया किसको दी जाएगी, आपके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को। उसमें लिखा है आपका वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर, और ये वाली चीज हम कहाँ पढ़े थे, 36 में पढ़े थे, है ना। तो ये वाली चीज हमें ध्यान देना। ठीक है, 151 आपको याद होगा कि भैया संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी के बारे में बात करते हैं। ये भी आपका 41 के उसमें ही चला जाएगा भैया कि आपको गिरफ्तारी किया जाएगा, कि संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए आपको क्या किया जाएगा, पहला गिरफ्तार किया जाएगा। और ये गिरफ्तार आपको ऐसा देखना है, इसके ऑर्डर की जो इसका जो गिरफ्तार है, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ इसमें जो आपको थोड़ा सा इसमें जो पढ़ोगे आप, ठीक है, तो 104 में रिवीजन का है, 104 के साथ पढ़ा जाता है, रिवीजन हो जाता है इसमें। ठीक है, ये वाली चीज आपको देखनी पड़ेगी। और जो आप इसमें अरेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जब गिरफ्तार कर रहे हो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रोकने के लिए, तो आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा रहा है। कब, विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा रहा है, विद वारंट नहीं, विदाउट वारंट, क्योंकि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस करने से निवारित करने के लिए आपको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो ये विदाउट वारंट है। ठीक है, इसके बाद आपको पब्लिक हानि से बचाने, भैया आप क्या कर रहे हो, पब्लिक पीस को भंग कर रहे हो, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको भंग कर रहे हो, उसको निवारित करने के लिए हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको निवारित करने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 153 बांट और मापों के निरीक्षण के बारे में, अकेला ये बांट और माप से याद रख लेना, 153 आपका हो जाएगा आपका वेज और मेजरमेंट से आप याद रख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे सबसे अच्छे टॉपिक की तरह। वो कौन सा टॉपिक है आपका, चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 पे आते हैं। चैप्टर 12 क्या बात करता है, देखिए जो आपका चैप्टर 12 है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, 154 से लेके आपका जो चैप्टर 12 है वो 189 तक, 176 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है, 176 तक दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या है प्रोसीजर। सबसे पहले अगर मैं उठाऊं FIR, ठीक है, FIR को बोलते हैं 154, है ना। और FIR हमेशा किस मामले में होती है, आपके कॉग्निजेबल मामले में होती है। ललिता कुमारी वर्सेस यूपी का केस आपको तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसका जो पहली वाली जो आपका 154 का पहला वाला पार्ट बोलता है, 154 का पहला, वो ओरल और रिटर्न के बारे में बात करता है कि भैया अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है, अगर वो ओरल में आई है तो उसको क्या करेगा पुलिस अधिकारी, रिटर्न करेगा, और अगर रिटर्न में आई है तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये वाली बात आपको बोली गई है। और यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो कौन है, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर लिखा है। क्या लिखा है, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर लिखा है। ठीक है, अब जैसे ही आपको ओरल में आई है उनको रिटर्न कर लिया, तो देने वाले को जो देता है FIR, ठीक है, उसको पढ़ के सुनाई जाएगी, उसको समझाई जाएगी, है ना, और जिस भाषा में वो लिखता है उसी भाषा में रिकॉर्ड की जाएगी। ये वाली चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और पुलिस के पास एक डायरी रहती है, उस सार में आपको जो स्टेट गवर्नमेंट देती है उसके सब्सटेंस को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। ये वाली चीज आपको दिखी है। ठीक है, इसका जो दूसरा वाला भाग है वो कॉपी के बारे में बात करता है कि भैया इनको कॉपी कैसी दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। 4 कॉपी होती है FIR की, एक SP के पास रहेगी, एक आपके पास रहेगी, एक उसको दी जाएगी और एक मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।
ठीक है। तीसरा बात, अगर तीसरी वाली तो इम्पोर्टेंट ही है, जो कि हर वीडियो में आपको देखने मिलता है। क्या बोल रहा है कि भैया 154 का अगर तीसरा है, ये बोल रहा है कि अगर पुलिस अधिकारी क्या नहीं लिखता है, एफआईआर ना लिखे। कौन ना लिखे? पुलिस अधिकारी एफआईआर ना लिखे तो आप एसपी को क्या कर सकते हो? रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बात आपको एफआईआर में पढ़ना है। ललिता कुमारी वर्सेस यूपी का केस आपको ध्यान होगा, उसमें गाइडलाइन आई थी, तो गाइडलाइन के साथ आप कर लेना। उसके बाद 155 क्या उसके बारे में बात कर रहा है? 155 आपका सीधी सीधी बार एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बारे में बात करता है। इसमें कुछ सेक्शन पढ़ने लायक हैं, हाँ पढ़ने लायक हैं, है ना। इसका पहला वाला बोलता है कि भारतीय अधिकारी सीमाओं के अंदर, ठीक है, क्या कर सकता है? आपको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट आदेश के बिना नहीं करेगा, और अदर पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना भी नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें सिर्फ एक ही चीज है, आपका एक ही चीज है, अगर कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल पता करना है तो आपका सीधा सीधा माना जाएगा, कॉग्निजेबल माना जाएगा। मतलब कोई ऑफेंस है, कॉग्निजेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल है, तो वो टोटल मिला के क्या माना जाएगा? आपका कॉग्निजेबल ही माना जाएगा। सिर्फ इसमें ये वाली बात ध्यान देने योग्य थी, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, इसमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जरूरी है, इसमें मजिस्ट्रेट का क्या जरूरी है? ऑर्डर जरूरी है। ठीक है, ये वाली चीज आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को। ठीक है, इसके बाद आपका 156 पे आ जाइए। 156 क्या बात करता है? 156 बात करता है पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, कि पुलिस ऑफिसर को अन्वेषण करने की शक्ति है। किस मामले में? कॉग्निजेबल मामले में शक्ति है। ठीक है, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, पहला बोला है कि विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर, पहले वाला पॉइंट बोल रहा है कि इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं भैया? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपका बोल रहा है 156 का, दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पर किसी भी प्रक्रम में विधि पे प्रश्न पर साधवार प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन पे क्या नहीं किया जाएगा भैया? क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, खासकर जब लॉफुल क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे प्रश्न पर, विधि के प्रश्न पर। ठीक है, तीसरा जो चीज है, तीसरा लिखा है कि आपको जो प्रॉपर, जो आपका प्रॉपर, जो आपका 190 जो कॉग्निजेंस के लेने के बारे में बात कर रहा है कि 190 के 1 के बी में ये सबमिट होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट, उसमें मजिस्ट्रेट क्या लेता है भैया? कॉग्निजेंस लेता है। और यही जो पावर है, इसमें लिखा है कि 156 के हम 3 में जाके हम क्या करेंगे? आपका स्वयं कॉग्निजेंस या तो लेंगे, या तो स्वयं कॉग्निजेंस लेंगे, या तो डायरेक्शन दे देंगे, है ना। प्रॉपर भैया आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, समझ रहे? तो ये कॉग्निजेंस लेता है 191 के बी में मजिस्ट्रेट, और उसके बाद 156 के 3 में री इन्वेस्टिगेशन का, या सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन का, या तो स्वयं इन्वेस्टिगेशन कराने का क्या कर देता है? आपको ऑर्डर दे देता है। इसमें मतलब आप ऐसे याद रखना कि इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पहले वाले में। दूसरे वाले में इन्वेस्टिगेशन पे कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। और तीसरे वाले में बोला जाता है कि भैया ये आपको 202 में कंप्लेंट का लिखता है, और आपको 156 के 3 में आपको कहाँ दिखता है? ये पुलिस रिपोर्ट पे दिखता है ना। तो ये कंप्लेंट पे 202 और 156 के 3 पे पुलिस रिपोर्ट पे, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 157 में बोल रहा है कि अब हमने इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के संबंध में बात बोल रहा है। 157 में एक ही चीज है कि प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन के संबंध में प्रक्रिया। अब हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली तो हम तत्काल तत्काल रिपोर्ट किसको भेजना है? हमें मजिस्ट्रेट को सेंड करना है। उसकी तत्काल रिपोर्ट आपको क्या करना है? मजिस्ट्रेट को क्या करनी है? सेंड करनी है। सीधी सीधी बात, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा और गंभीर रूप से पर्याप्त कारण नहीं दिखाया जाएगा तो बाय नेम आपको रीजन रिकॉर्ड करने हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो तो आपको क्या करने हैं? रीजन रिकॉर्ड करने हैं, बाय नेम करने हैं। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे भैया, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो तो आपको बाय नेम क्या करना है? रीजन रिकॉर्ड करना है और मजिस्ट्रेट को भेजना है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। 158 में आपको बोला जाता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, मतलब ये बोला रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। तो रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी। किसके माध्यम से दी जाएगी भैया? 158 आपका बोला जाता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से क्या दी जाएगी? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, ये वाली बोल रहा है कि रिपोर्ट सबमिटेड के बारे में बात करता है आपका 158 बात करता है। ठीक है, 159 क्या बात कर रहा है भैया? 159 क्या बोल रहा है? 159 सीधा सीधा बोलता है, क्या बोल रहा है? पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में बात कर रहा है। पावर को होल्ड करना, है ना, मतलब होल्ड
इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में बात कर रहा है। 3 पावर यहाँ पे देखेगी। पहली पावर आपकी मतलब अन्वेषण के आरंभ और जांच करने की शक्ति, है ना। 3 पावर यहाँ पे देखने मिल रही है मजिस्ट्रेट साहब की। क्या, एक तो आपको होल्ड कर सकता है आपकी इन्वेस्टिगेशन को, दूसरा आपकी इन्वेस्टिगेशन को क्या कर सकता है, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भेज सकता है, मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकता है, और तीसरा ये वाली बात बोल रहा है कि आपको डायरेक्शन दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है, सही दिशा के निर्देश के लिए आपसे बोल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन हो दे सकता है, और अधीनस्थ आपके मजिस्ट्रेट को भी क्या कर सकता है, वो बोलेगा कि भैया डायरेक्शन दीजिए। और थाने की सीमा, हाँ आ जाइए 160 सीधा सीधा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। क्या भैया, साक्षी को आप क्या करना है, आपको बुलाना है, विटनेसेस को क्या करना है, आपको बुलाना है, ठीक है, आपको हाजिरी की अपेक्षा करनी है। तो 160 आपका पूरा पूरा आपका, ठीक है, अपीयरेंस के बारे में बात करता है। तो ठीक है, यहाँ से बस एक ही चीज आपको ध्यान देना है, 160 में अपीयर के आने वाले याद करना है आपको, ठीक है। और सामने थाने की सीमा के अंदर है, लेकिन इसके जो एक्सेप्शन है वो आप याद रखना। एक्सेप्शन क्या है इसके, एक्सेप्शन एक तो 15 वर्ष, ठीक है, से कम आयु का अगर कोई है तो उसको नहीं बुलाओगे, और एक तो आप 65 वर्ष से जो वृद्ध ऊपर है उसको नहीं बुलाओगे, और महिला भी लिखा है क्या, महिला, तो आप महिला को भी नहीं बुलाओगे, ठीक है। इसके संबंध में प्रोविजन है, तो ये आप सीधा सीधा यहाँ से सिर्फ एक ही चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है, ये वाली चीज है, ठीक है। आगे 161 क्या बोल रहा है आपसे, 161 ये बोल रहा है अब इनको बुलाओगे तो एग्जामिनेशन करोगे कि नहीं करोगे, तो इनके एग्जामिनेशन विटनेस बाय पुलिस के माध्यम से की जाएगी। तो कोई भी पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन में क्या कर रहा है भैया, भाग ले रहा है, वो इनका क्या करेगा, एग्जामिनेशन कर सकेगा, ठीक है। और मामले के तथ्यों से संबंधित व्यक्ति का भी एग्जामिनेशन किया, मतलब आपको बुलाना किसको है, आपको बुलाना उन्हीं व्यक्तियों को है जो मामले से तथ्य से संबंधित हैं, मामले के फैक्ट के बारे में उनको क्या है, नॉलेज है, उसको ही बुलाना है, और उसका क्या करना है, इसमें एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। ये वाली बात अकेला आपको याद देने वाली है 161 में, ठीक है। इसके बाद आपको 162 देखना है। 162 ये बोल रहा है कि भैया उस व्यक्ति का जिसका एग्जामिनेशन आपने किया है, आपने कराया है, उसका क्या नहीं होंगे भैया, साइन नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, उसके हस्ताक्षरित उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। इस पे कंप्लाइंस लिया जाता है आपके सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का, है ना, कि भैया पुलिस के समक्ष दी गई गवाही का वैल्यू नहीं होता है, और मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई गवाही की वैल्यू होती है, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान देने योग्य वाली बात है, ठीक है। तो हस्ताक्षरित नहीं किया जाना, और कथनों का साक्ष्य के रूप में, हाँ, लेकिन आपका क्या है, आपने कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो उसका, कि पहले आपने ऐसा बोला था और मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा बोला, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान देने योग्य वाली बात है, ठीक है। तो ये जो आपके कथन होते हैं, ये अन्वेषण के समय होते हैं, जांच विचारण के पहले होते हैं, ये अन्वेषण के समय होते हैं और जांच विचारण के पहले होते हैं, बस यही वाली चीज याद रखना कि ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान की वाले में बात कर रहा है, मतलब आपका इंक्वायरी और ट्रायल के पहले होना चाहिए, इंक्वायरी और ट्रायल के पहले होते हैं, इसमें साइन नहीं होता है, ये वाली चीज आपको ध्यान देने योग्य वाली बात है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 25, ठीक है। 163 तो आपका सीधे सीधे उत्प्रेरणा के बारे में बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कि कोई भी इंड्यूसमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन द्वारा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 24 है, किसकी है आपकी 24, इंडियन एविडेंस एक्ट की 24 है, उसके तहत उसमें बोला गया है ना, कि अगर आपको इंड्यूसमेंट दिया है, थ्रेट दिया है, कोई भी अगर आपने कुछ एविडेंस उस दबाव में दिए हैं तो वो क्या होंगे, आपके रिलेवेंट नहीं होंगे, इसके बारे में बात बोली गई है, ठीक है। तो इसमें भी यही बोला गया है कि नो इंड्यूसमेंट, ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई दबाया धमकाया है, ठीक है, अदर पर्सन वाली चीज है, ठीक है, तो परंतु अन्वेषण के दौरान स्वेच्छा से कथन देता है तो उसको निवारित नहीं किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि अगर वॉलेंटरली अगर आप दे रहे हो और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उस संबंध में आपका क्या नहीं किया, निवारित नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको डरा धमका के अगर हम क्या लेते हैं, कोई एविडेंस लेते हैं, कोई स्टेटमेंट आपसे लेते हैं, तो उसमें क्या नहीं किया जाएगा, दृश्यम मूवी का पार्ट 2 देख लेना, मजा आ जाएगा, है ना। आपको पूरी प्रोसीडिंग यहाँ पे समझ आ जाएगी, कैसे बुलाना है, कैसे एग्जामिनेशन कराना है, साइन होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, ये सब चीजें आपको वहां पे समझ में आने वाली हैं, ठीक है। 164 क्या बोल रहा है, 164 सीधा सीधा बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग कन्फेशन और स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, कि कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो उस संबंध में भी आपका कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बारे में आपको बोला गया है, तो ये भी आपकी दृश्य मूवी से आप समझ परिचित हो गए, ठीक है।
अब कन्फेशन कैसे किया जाएगा, कन्फेशन स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है, कौन कराता है, पहले चीज तो आपको ये याद रखना है। तो आपकी अथॉरिटी को पहले चीज आप IMP लगाया करो कि अथॉरिटी से क्वेश्चन बनेगा। कन्फेशन स्टेटमेंट किसके सामने होगा, तो मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों के बारे में बात बोली है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है। और यही वो सेक्शन है जो कि आपके 20 का 3 आपको बता देता है कि भैया अभियुक्त क्या है, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें मजिस्ट्रेट आपको समझाता है, चेतावनी देता है कि देखिए भैया आपको कोई दबाव नहीं है, आप अपने विरुद्ध एविडेंस नहीं दे सकते, आप अपने विरुद्ध कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो कि कन्फेशन करने आ गया 21%, जी हाँ मैंने उसका मर्डर किया है। तो मजिस्ट्रेट एक बार आपसे पूछेगा, आप किसी दबाव में आके तो नहीं बोल रहे हो, आप किसी इस भाव में तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो ये वाली आपको वॉलेंटरली होना चाहिए, मतलब आपका जो कन्फेशन होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, आपका वॉलेंटरली होना चाहिए, वॉलेंटरली होना चाहिए। और इसमें अथॉरिटी याद रख लेना, MM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों अथॉरिटी आपको याद रखने योग्य हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जांच विचारण के पहले होता है, क्या होता है, जांच विचारण के पहले कन्फेशन दिया जाता है, जांच विचारण के बाद नहीं, जांच विचारण के पहले, ठीक है। स्टेज भी आप याद रखने ना, ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी, बस इतने इसमें, इस पे ओथ पे नहीं होता। और ये किस पे नहीं होता भैया, ओथ पे नहीं होते हैं, कन्फेशन किस पे नहीं होता, ओथ पे। यहाँ पे 281 अप्लाई हो जाएगा आपका CRPC का, ठीक है। CRPC का कौन सा अप्लाई हो जाएगा, आपका 281 अप्लाई हो जाने वाला है आपका CRPC का 281, ठीक है। आगे बढ़े टू, ठीक है आगे बढ़ते हैं अब, चलो रिकॉर्ड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है 164A, 164A ये क्या बोल रहा है, 164A, 164A सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, ये वाली चीज आपको क्या पड़ी थी, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ना आप रेप विक्टिम का, ठीक है। तो यहाँ पे 24 घंटे के भीतर भीतर कराना है, कितने घंटे के भीतर की बात बोली गई है भैया, आपकी 24 घंटे के भीतर भीतर जांच हेतु आपको किसी भी हालत में आपको भेजना ही है, भेजना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लेना, 160A याद रख लेना, यहाँ पे मेडिकल कराना है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है किसका, आपके रेप विक्टिम का, ठीक है। ये वाली 165 सर्च के बारे में बात करता है, जो आप 93 से लेके 98 तक में आप पढ़ते हो ना, उसकी सर्च के बारे में क्या करता है, वो बात करता है कि भैया सर्च बाय किसके द्वारा किया जाएगा, आपका पुलिस अधिकारी के द्वारा क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। और इसको 100 के साथ भी पढ़ लेना है ना, बंद कमरे में जब पुलिस अधिकारी के द्वारा होती है सर्च, उसके द्वारा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भैया प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी और निकटतम मजिस्ट्रेट को IPO इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर या अदर पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 166 बोल रहा है व्हेन ऑफिसर टू इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर टू अनदर पर्सन सर्च वारंट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आपका पुलिस ऑफिसर कर रहा है और इस यहाँ पे आपका कौन कर रहा है, आपका सबॉर्डिनेट, ठीक है। इसके बारे में तलाशी के बारे में बात कर रहा है आपका कौन, सबऑर्डिनेट, तलाशी वारंट जारी करने की पावर बोली गई है। यहाँ पे भी प्रतिलिपि आपकी वही वाली 100 के 6 में प्रतिलिपि आप देते हो ना, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर खुद कर रहा है, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर, और यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेट उसको डायरेक्शन दे रहा है। उसके बाद 167 क्या बोल रहा है, 167 पे आ जाइए, ये बोल रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर आपने, इसको बोला जाता है डिफॉल्ट, ठीक है। इसको बोला जाता है आपके डिफॉल्ट रिमांड के बारे में बात करता है ये आपका, है ना, कि आपने क्या करा है, आपने डिफॉल्ट बेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, डिफॉल्ट बेल, है ना। रिमांड का प्रोविजन है, अगर आपने 24 घंटे के भीतर भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आपने पेश नहीं किया, है ना, तो उससे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब इसमें जो बात बोली गई है रिमांड की, पूछा जाता है कि भैया पुलिस को रिमांड कितने दिन की मिलेगी, तो 15 दिन की रिमांड मिलेगी। कितने दिन की पुलिस ऑफिसर को रिमांड मिलती है, 15 दिन की मिलती है, ठीक है। अब जुडिशियल रिमांड के बारे में 2 क्वेश्चन होते हैं, 90 दिन की कब मिलेगी आपको रिमांड, जब 10 साल से अधिक का मैटर हो, 10 साल से अधिक की परमिशन वाला 10 साल से अधिक का अगर उसने पनिशमेंट वाला अगर कोई ऑफेंस किया है, तो उस कंडीशन में आपको 90 दिन की क्या मिलेगी, जुडिशियल रिमांड
मिलेगी, ठीक है। और इसी के बाद अगर आपने 10 साल से कम का किया है तो आपको 60 दिन की क्या मिलेगी, जुडिशियल रिमांड मिलेगी। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि 15 दिन कहाँ जाएंगे, तो यार आपके 15 दिन भी यहीं पे इंक्लूड रहेंगे। इसी 90 दिन के बीच में से आपको 15 दिन भी दिए जाएंगे और इसी 60 दिन के बीच में से पुलिस वाले को क्या दिए जाएंगे, 15 दिन दिए जाएंगे। मतलब टोटल मिला के आपका 90 आपको समझ में आने वाला है 10 साल से ऊपर के मामले में, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट दे सकता है, ठीक है। जेएमएफसी को पावर होगी, किसको पावर दिया गया है, हाई कोर्ट तभी देगा, जेएमएफसी। इसके द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। रिमांड देने की पावर किसको है भैया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को होगी 10 साल से कम वाले मामलों में, ठीक है। पुलिस कस्टडी देने की पावर लिखा है कि नहीं लिखा है, देखना जरा एक बार चेक करना। जेएमएफसी लिखा है, जेएमएफसी लिखा है। हाई कोर्ट शक्ति दे तभी जेएमएफसी को पावर होगी, ऐसा लिखा है लास्ट में। हाई कोर्ट पावर देगा तभी जेएमएफसी को पावर होगी, है ना, रिमांड देने की, है ना। तो जब हाई कोर्ट क्या करेगा, आपका पावर देगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, आपको पावर देगा, तभी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर होगी पुलिस रिमांड में क्या करने की, भेजने की, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान देने योग्य वाली बात है। और एक और चीज इसमें पूछा जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर कितनी है, 7 दिन की, कितनी, 7 दिन की आपको पुलिस रिमांड देने की पावर होती है, ठीक है। 7 दिन आपको देगी वो रिमांड, ठीक है। 7 दिन की रिमांड देने की पावर होती है। अब ये 7 दिन की रिमांड क्या है, टोटल रिमांड है कि पुलिस रिमांड है, तो आपको ये याद रखना टोटल रिमांड है। कितनी रिमांड है आपकी, टोटल रिमांड है। पुलिस रिमांड जुडिशियल रिमांड को मिला के कितने देगा वो, सिर्फ और सिर्फ उसको 7 दिन की वैलिडिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखना है। उसके बाद आपका जो जो हाई कोर्ट आपको ऑर्डर देगा जेएमएफसी को, तब वो पुलिस रिमांड देने की पावर रखता है, ठीक है, पावर रखता है पुलिस कस्टडी देने की, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इसमें लिखा है मजिस्ट्रेट, इसमें लिखा है कोई भी मजिस्ट्रेट के बारे में बोला गया है कि मजिस्ट्रेट को चाहे अधिकारिता हो, चाहे अधिकारिता हो या ना हो, अधिकारिता हो या ना हो, अगर मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो या ना हो, वो आपको कस्टडी में आपके 15 दिन की पुलिस रिमांड देने की उसको क्या होती है, अधिकारिता हो जाती है उस टाइम पे। तो मतलब पुलिस रिमांड कौन देता है, जिस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो चाहे ना हो, ठीक है, वो दे देगा। क्योंकि आपको 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। अब बहुत दूर बैठे हो आप और आपको रिमांड चाहिए है, आपसे पूछताछ करवानी है उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति को, उस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो चाहे ना हो, वो 15 दिन की आपको पुलिस रिपोर्ट देने की, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनने वाले हैं और यहाँ से शायद पूछ सकते हैं। कौन कौन से, पहला तो आपका 164 के अगर मैं बात 167 पे अगर मैं बात करूं, पहला तो 24 घंटे में नहीं हो रहा हो, तो अब उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ जिसको अधिकारिता नहीं है, जिसको अधिकारिता है, ठीक है। ये क्या देंगे, ये 15 दिन की आपको पुलिस रिमांड देने की अधिकारिता तो रखते ही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो मजिस्ट्रेट बोल रहा है, मजिस्ट्रेट 90 दिन की जो क्या देगा, आपका कस्टडी दे सकता है, जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। इसी के बीच में आपके 15 दिन भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये किस मामले में देगा, ये 10 साल से अधिक के मामले में देगा। 60 दिन की कब देगा, ये 10 साल से कम के मामले में देगा, ठीक है। अब हाई कोर्ट अगर आदेश दे दे तो जेएमएफसी भी आपको क्या दे सकता है, पुलिस रिमांड दे सकता है, मतलब पुलिस कस्टडी दे सकता है। ये वाली चीज आपको है। और उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आपको रिमांड देने की पावर कितनी दी गई भैया, 7 दिन, टोटल 7 दिन। तो ये वाली चीज आपसे प्री में पूछी जा सकती है। चलिए, और ठीक है, इसके बाद रीजन रिकॉर्ड करना है बाय मजिस्ट्रेट द्वारा, और आपका जो सीजीएम को रिपोर्ट करना है। और 167 में के 4 में लिखा होगा सीजीएम को क्या करना है, इसकी रिपोर्ट करना है। और 167 के 5 में लिखा होगा कि समन मामले में इन्वेस्टिगेशन, तो 6 माह के भीतर भीतर आपको क्या करनी है, पूरी 6 माह के भीतर भीतर आपको क्या करनी है, बंद करनी है। और रेप वाले केस में क्या करना है, आपको 2 महीने के भीतर भीतर इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, पूरी कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर 6 महीने में भी आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पा रही, तो अतिरिक्त समय देगा, आपको रीजन देना पड़ेंगे, ठीक है। मतलब टोटल इन्वेस्टिगेशन कब करनी है कंप्लीट, आपको 6 मंथ के भीतर भीतर करनी है। कितने महीने के भीतर भीतर करनी है, 6 मंथ के भीतर भीतर आपको टोटल इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी आपका अगर नहीं हो पा रहा है, तो अगर नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रेप विक्टिम के केस में अगर रेप किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है, ठीक है, तो उस मामले में, महिला के मामले में कितने महीने के भीतर भीतर करनी है आपको, 2
महीने के भीतर भीतर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। ये सब बातें आपको पूरी लिख जाएंगी और सीजीएम को रिपोर्ट करनी है आपकी 164 के 167 के 4 में। ठीक है, ये वाली चीज है, रीजन रिकॉर्ड करके सीजीएम को रिपोर्ट करना है आपको। 167 के 3 में रीजन रिकॉर्ड करना है और उसकी रिपोर्ट किसको करना है, 167 के 4 के उसमें सीजीएम को करना है। देखो एक तरीके से मैंने आपको पूरा 167 का पूरा एनालिसिस बता दिया है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छोड़ने का कोई चांस बनता नहीं था, इसलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आपका है 168। 168 क्या बोल रहा है, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण की रिपोर्ट करना है ना, तो कौन करेगा, आपका एसएचओ है ना, सुपीरियर। तो ये वाली छोड़ दीजिए, आप 169 पे आ जाइए। 169 बोल रहा है रिलीज ऑफ एक्यूज विद द व्हेन एविडेंस डिफेंडेंस के बारे में बात कर रहा है। जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाएगा। भैया सही बात है कि जब भैया आपका जो साक्ष्य है, आपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करके आपने पेश करी और क्या पाया, साक्ष्य तो अपर्याप्त है ना, तो जब साक्ष्य अपर्याप्त है तो उस व्यक्ति को जिसको आपने कस्टडी पे लिया है उसको क्या करो, आप छोड़ दो, डिस्चार्ज कर दो, रिलीज कर दो। और इसको बोला जाता है 169 को क्लोजर रिपोर्ट। क्या बोली जाती है इसको, क्लोजर रिपोर्ट के नाम से, खात्मा रिपोर्ट के नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन छोड़ने के लिए हम अच्छे से पढ़ के आए हैं कि हम उससे क्या करेंगे, बॉन्ड तो भरवा ही लेंगे और श्योरिटी ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ये वाली चीज आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अब 170 बोलता है, 170 और 171। 170 क्या बोल रहा है, केस टू बी सेंड मजिस्ट्रेट बाय एविडेंस सफिशिएंट, मतलब जब साक्ष्य आपके पास पर्याप्त है तो आप क्या करोगे, सेंड कर दोगे मजिस्ट्रेट को। ठीक है, मामला किसको सेंड कर दोगे, मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट क्या लेगा, आपसे प्रतिभूति भी लेगा और आपसे क्या लेगा भैया, बंद पत्र उपस्थित करने के लिए भी बोल सकता है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें सीजीएम की पावर एनी मजिस्ट्रेट को मिल जाती है। इसमें क्या है, आपको सीजीएम की पावर दे जाती है, एनी मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट को मिल जाती है। उसके बाद आपका 171 क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कंप्लेनेंट टू विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड रिस्ट्रेंट के बारे में बात कर रहा है कि परिवादी या साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ की जाने की अपेक्षा ना किया जाएगा या उनका अवरुद्ध ना किया जाएगा। मतलब सही बात है, सही बात है कि अगर भैया पर्याप्त साक्ष्य मिल गए तो पुलिस अधिकारी को, आपको पुलिस अधिकारी के साथ जाने के लिए आप बांध नहीं हो, है ना। पुलिस अधिकारी आपको नोटिस जारी कर देगा, आपको आ जाना है। ठीक है, आप बाउंड नहीं हो, या पुलिस अधिकारी आपको ले जाने के लिए भी बाउंड नहीं है। उस कंडीशन में आपकी ये वाली बात बोली गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बंद पत्र निष्पादित न करने पर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास सीधा आपको ले जा सकता है। अगर आपने बॉन्ड नहीं भरा है तब उसको पावर हो जाती है कि वो आपको कहाँ ले जाए, मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, है ना। तो आपको सीधा ऐसे याद रखना है कि 169 में जो आपका क्या है, 169 में आपका सीधा बोला गया है, 169 में क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बोली गई है कि भैया क्लोजर रिपोर्ट कहाँ है, सीधा पूछा जाता है तो 169 में है। 170 में आपका एविडेंस, इसमें क्या था, एविडेंस अपर्याप्त थे इसलिए क्लोज कर दिया मामला। इसमें एविडेंस क्या है, पर्याप्त है, तो सीधा मजिस्ट्रेट को क्या कर दी जाती है, रिपोर्ट कर दी जाती है। और ये वही सेक्शन है जिसमें आपकी सीजीएम की पावर किसी अन्य मजिस्ट्रेट को मिल जाती है। और 171 में क्या है, आपको पुलिस ऑफिसर के साथ जाने के लिए आप क्या नहीं हो, बाउंड नहीं हो। ये वाली बात आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ना तो आपको अननेसेसरी रिस्ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, 172 आपकी केस डायरी के नाम से पूछा जाता है कि भैया केस डायरी कहाँ है, तो आपको 172 लगा देना है। ठीक है, 173 का आपका 2 पूछा जाता है कि 173 के 2 में फाइनल रिपोर्ट है जो कि पेश की जाती है, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट क्या लेता है, कॉग्निजेंस लेता है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जो बात करी जाती है वो कहाँ है, 173 के 8 में है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, जिसको सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बोलते हैं आपकी फाइनल रिपोर्ट की। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वाली चीज आप याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 174 ये बोल रहा है आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना या रिपोर्ट देना। इसमें अकेली अथॉरिटी याद रख लो कि 7 साल के भीतर अगर किसी महिला ने क्या कर ली है, 7 साल के भीतर क्या कर ली भैया, सुसाइड कर ली है। और जब सुसाइड करी है तो ये वाला सेक्शन कौन सा था आपका, 174 है ना। तो 174 है, 7 साल के भीतर सुसाइड कर ली है, तो ये ऑर्डर कौन देगा भैया, जांच वांच कराने का, डीएम और एसडीएम। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है, याद रखना। ठीक है, डीएम और कौन देगा, एसडीएम देगा। 174 डीएम एसडीएम
7 साल से अंदर के भीतर भीतर कोई महिला आत्महत्या कर लेती है, उसमें जांच विचारण के लिए आए, ठीक है, जांच विचारण है ना, जांच करने या रिपोर्ट देना, ठीक है, रिपोर्ट दोगे आप डीएम एसडीएम को, जांच करने का आदेश देगा डीएम एसडीएम, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 175 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बोला, ठीक है, इसमें बोला है मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मृग रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आपको 174 175 पे आ जाओ। 175 ये बोल रहा है कि पावर टू समन पर्सन के बारे में, कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति, देखो ये अलग ही चीज बोल रहा है, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति, इसके पढ़ लेना, पुलिस अधिकारी या अन्य पर्सन, ठीक है, पावर किसको है, पुलिस अधिकारी या अन्य पर्सन को है, ठीक है, व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। तो 175 आपको याद रखना है कि पर्सन को बुलाना है विद समन के माध्यम से, पुलिस अधिकारी की पावर है या किसी अदर पर्सन की पावर है, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका मृग रिपोर्ट। किसको बोला जाता है, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बोला जाता है, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट 174 को। ये वाले क्वेश्चन आपसे प्री में देखने मिल सकते हैं, मतलब मोस्ट जितने आपके निकाल सकता था मैंने निकालने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। इसके बाद आपका ये बोल रहा है 170 मृत्यु के कारण के मजिस्ट्रेट को जांच करना, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट को जांच, सीधी सीधी बात, एनी मजिस्ट्रेट लिखा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, 24 घंटे के भीतर सिविल सर्जन के रिपोर्ट करने नॉट पॉसिबल। अकेला सेक्शन का नाम याद रखना, मृत्यु के कारण की जांच कर सकता है, तो उसमें पहली चीज तो आपका एनी मजिस्ट्रेट लिखा है, फिर आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, ये सब चीजें आपको लिख दी है, ठीक है। ये वाली बात आपकी समझ में आई। चलिए इतना हमने कर लिया, आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम इसके आगे करेंगे, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर देना मेरा वीडियो, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।